नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेके आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हाँ दोस्तों, समय हो चुका है स्पेशल सेशन का। और आज के स्पेशल सेशन में क्या रहने वाला है खास, आज के स्पेशल सेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। गुड इवनिंग टू ऑल, सभी लोगों का दिल खोल के स्वागत इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। सेशन का हर क्वेश्चन प्यारे दोस्तों रहने वाला इंपॉर्टेंट। सेशन के हर क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं स्पेशल चीजों की, स्पेशल क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ में, जो लास्ट सेशन के लास्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करें आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज टू। बड़ा अच्छा सवाल है। मसल कोऑर्डिनेशन का लॉस हो जाना और किसके अंदर डैमेज होने से ऐसा होता है? हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, मिड ब्रेन और सेरिबेलम। व्हाट अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग? हमने बोला लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमने बोला लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन दैट रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, मिड ब्रेन और सेरिबेलम। चार ऑप्शन है। मसल कोऑर्डिनेशन के लॉस की बात हो रही है। जो आप लिखिएगा सभी को जवाब लिखना है। हमने बोला लॉस हो गया मसल कोऑर्डिनेशन का, डैमेज कौन से एरिया में हुआ है? देखो यहाँ पे पहला है हाइपोथैलेमस, दूसरा है सेरिब्रम, तीसरा मिड ब्रेन और चौथा है सेरिबेलम। अब याद रखना, ब्रेन के जब हम पार्ट की बात करें, मैं यहाँ पे एक पिक्चर से आपको ब्रेन के पार्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले ब्रेन के जब हम पार्ट की बात करें, दिस इज द सिंपलेस्ट इमेज ऑफ ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन हैव फॉलोइंग लॉब्स एंड फॉलोइंग एरियाज। अलग अलग लॉब है ब्रेन के, अलग अलग एरियाज ब्रेन में पाए जाते हैं। जब मैं ब्रेन के लॉब और एरिया की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रेन में एक तो ये फ्रंटल लॉब होता है, फ्रंटल। दिस लॉब इज नॉन एज फ्रंटल लॉब। ओके, ये जो है लॉब, इसको हम बोलते हैं पैराइटल लॉब। सो दिस लॉब इज नॉन एज पैराइटल लॉब। ओके, ये दिस इज योर ऑक्सीपिटल लॉब, तो दिस लॉब इज नॉन एज ऑक्सीपिटल लॉब। एंड दिस इज योर टेम्पल लॉब, तो दिस लॉब इज नॉन एज टेम्पोरल लॉब, है ना। ये लॉब है, ये टेम्पल लॉब है। हमारे ब्रेन में ये पूरा का पूरा सेरिब्रम है। ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इसको हम सेरिब्रम के नाम से जानते हैं। ये जो पूरा एरिया है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? सेरिब्रम के नाम से जानते हैं। सेरिब्रम के अंदर एक फ्रंटल लॉब है, एक पैराइटल लॉब है, एक टेम्पोरल लॉब है, एक ऑक्सीपिटल लॉब है। इसको हम सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम के बाद में दूसरा ब्रेन का जो पार्ट होता है, इसको हम सेरिबेलम कहते हैं। ये जो ब्रेन का पार्ट है, ये कहलाएगा सेरिबेलम। दिस पार्ट इज नॉन एज सेरिबेलम। दिस इज योर सेरिबेलम माय डियर फ्रेंड। इसको हम सेरिबेलम के नाम से जानते हैं। ये सेरिबेलम है। और इसके बाद में ये जो ब्रेन का हिस्सा है, ये ब्रेन का हिस्सा, इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ये जो पार्ट है ब्रेन का, इसको हम ब्रेन स्टेम के नाम से जानते हैं। दिस पार्ट ऑफ ब्रेन इज नॉन एज ब्रेन स्टेम। ये हिस्सा ब्रेन का ब्रेन स्टेम कहलाता है। इतनी बात आई होप आपको सबको क्लियर हो गई है। तो ब्रेन के जो पार्ट है, उसके अंदर एक पार्ट हो गया आपका सेरिब्रम, एक हो गया आपका सेरिबेलम, एक हो गया ब्रेन स्टेम। क्लियर है इतनी बात प्यारे दोस्तों? नाउ इसमें सेरिब्रम के जो पार्ट है, सेरिब्रम के जो है कुछ फंक्शन है, सेरिबेलम के कुछ फंक्शन है, ब्रेन स्टेम के कुछ फंक्शन है। अच्छा, ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ये तीन पार्ट आते हैं। एमपीएम कहते हैं इसको, है ना। इसमें तीन पार्ट आते हैं। मिड ब्रेन, याद रखना, देयर इज थ्री पार्ट। मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला। एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है पोन्स और एक होता है मेडुला। ये तीनों पार्ट किसके हैं? तीनों पार्ट किसके हैं? मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला तीनों पार्ट किसके हैं? सेरिबेलम के, सॉरी ब्रेन स्टेम के। तो ब्रेन स्टेम में तीन पार्ट हो गए, एक मिड ब्रेन हो गया, एक पोन्स हो गया, एक मेडुला हो गया, और ये आपका सेरिबेलम। और ये जो ऊपर है आपका, इसको हम फ्रंटल लॉब, पैराइटल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब और टेम्पल बोलते हैं। और ये जो पोस्टीरियर पार्ट है, इसको सेरिबेलम के नाम से हमने जाना यहाँ पे। इतनी बात आई होप क्लियर हो गई। नाउ अब हम इनके फंक्शन की बात करते हैं। तो सेरिब्रम का काम होता है मोटर और सेंसरी, दो मेन फंक्शन होता है सेरिब्रम के। एक तो काम होता है मोटर और एक काम होता है सेंसरी। मैं अगर आपसे पूछूं कि सेरिब्रम का जो मोटार काम है वो कौन सा है,
सेरिब्रम का जो मोटार काम है वो कौन सा है? सेरिब्रम का जो मोटार काम है वो कौन सा है? तो सेरिब्रम का जो मोटार काम है वो कौन सा, उसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे दो एरिया जो होता है मोटार काम के लिए सेरिब्रम के अंदर। एक एरिया को हम नाम देते हैं प्राइमरी मोटार एरिया, दूसरा होता है ब्रोकाज एरिया। प्राइमरी मोटार एरिया, दूसरा होता है ब्रोकाज एरिया। दो एरिया होता है सेरिब्रम में, एक है प्राइमरी मोटार एरिया और दूसरा होता है ब्रोकाज एरिया। प्राइमरी मोटार एरिया जो होता है ये वॉलंटरी स्केलेटल मसल का मूवमेंट कराता है। तो प्राइमरी मोटार एरियाज, ब्रोकाज एरिया, याद रखना ये जो प्राइमरी मोटार एरियाज होते हैं ये वॉलंटरी स्केलेटल मसल का मूवमेंट कराते हैं और ब्रोकाज एरिया भी स्केलेटल मसल का मूवमेंट कराएंगे। तो सर दोनों में फर्क क्या है? प्राइमरी मोटार एरियाज हमारी बॉडी की सारी वॉलंटरी स्केलेटल मसल का मूवमेंट कराते हैं एक को छोड़ के, और वो एक कौन सी होगी? मसल ऑफ स्पीच। तो स्पीच की मसल को छोड़ के, क्योंकि स्पीच भी एक वॉलंटरी स्केलेटल मसल है, स्पीच की मसल को छोड़ के बाकी सभी वॉलंटरी स्केलेटल मसल का मूवमेंट कौन कराता है? प्राइमरी मोटार एरियाज। तो प्राइमरी मोटार एरियाज सभी वॉलंटरी स्केलेटल मसल का मूवमेंट कराता है एक्सेप्ट मसल ऑफ स्पीच, और स्पीच की मसल का मूवमेंट कौन कराता है? ब्रोकाज एरिया। तो यहाँ पे दो एरिया हो गए, प्राइमरी मोटार एरियाज और ब्रोकाज एरिया। प्राइमरी मोटार एरियाज सभी वॉलंटरी स्केलेटल मसल का मूवमेंट कराता है एक्सेप्ट मसल ऑफ स्पीच, और स्पीच की मसल का मूवमेंट कौन कराता है आपसे पूछा जाए तो ब्रोकाज एरिया। इधर मैं बात करूं पैराइटल लोब की, तो पैराइटल लोब का क्या काम होता है? पैराइटल लोब में अब मोटार एरिया यहाँ हो गए सारे, ध्यान है। अब ये तीनों जो लोब है सेरिब्रम के बाकी वाले, एक पैराइटल है, एक टेम्पोरल है और एक ऑक्सीपिटल है, इन तीनों लोब में सेंसरी एरियाज पाए जाते हैं। अब मेरा सवाल है कि पैराइटल लोब में कौन से सेंसरी एरिया होते हैं, टेम्पल में कौन से होते हैं और ऑक्सीपिटल में कौन से होते हैं? तो आपका जवाब क्या रहने वाला है बताओ? हाँ, जो ब्रोकाज एरिया उसको 44, 45 नंबर देते हैं जो प्राइमरी मोटार एरियाज है। और एक बात सुनो प्यारे दोस्तों, आंकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए और अगरबत्ती लगा के पूरे उत्साह के साथ में जुड़ जाइए सेशन के साथ में, क्योंकि बातें सारी की सारी एक से बढ़ के एक होगी, बातें सारी एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया? हमने यहाँ पे बताया कि हमने प्राइमरी मोटार एरियाज की बात की, हमने ब्रोकाज एरियाज की बात की, और हमने यहाँ पे सेंसरी एरियाज की बात की, हमें सेंसरी एरिया की बात की। तो प्राइमरी मोटार एरियाज, ब्रोकाज दोनों मोटार एरिया है। सेंसरी एरिया में पैराइटल लोब के जो एरिया होते हैं, पैराइटल लोब में कौन कौन से एरिया होता है? तो पैराइटल लोब के एरिया देखिएगा, पैराइटल लोब का एक एरिया होता है आपका गस्टेटरी एरिया और एक एरिया होता है सोमेटो सेंसरी एरिया। इस पैराइटल लोब में एक एरिया को हम नाम देते हैं गस्टेटरी एरिया जो टेस्ट का सेंस कराता है, एक सोमेटो सेंसरी एरिया होता है जो सोमेटोफॉर्म सेंस कराता है। दो एरिया है, एक गस्टेटरी एरिया है जिससे टेस्ट का सेंस होता है, एक सोमेटो सेंसरी एरिया है जिससे सोमेटोफॉर्म सेंस वहाँ पे रहता है। तो ये दो एरियाज कहाँ पे पाए जाते हैं? पैराइटल लोब के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा टेम्पोरल लोब जो होता है, इस टेम्पोरल लोब के अंदर दो एरियाज यहाँ पे रहते हैं। एक एरिया जो आपका है ऑडिटरी एरिया, ऑडिटरी, और एक एरिया जो होता है वो ऑल फैक्ट्री एरिया होता है, ऑल फैक्ट्री एरिया। एक एरिया को मैं क्या नाम देता हूँ? ऑडिटरी एरिया, और एक एरिया को मैं क्या नाम देता हूँ? ऑल फैक्ट्री एरिया। ये दोनों एरिया टेम्पल में पाए जाते हैं। और विजुअल एरिया कहाँ पाया जाता है? ऑक्सीपिटल में पाया जाता है विजुअल एरिया। कौन सा एरिया? विजुअल एरिया कहाँ पाया जाता है? ऑक्सीपिटल में। समझ में आए सेंसरी एरिया? समझ में आया दोस्तों? समझ में आ गया इतनी कहानी या कोई डाउट है? हमने ब्रेन के फंक्शंस की बात, हाँ वर्निकेज भी नहीं होता है, वर्निकेज तो एसोसिएटेड एरिया है, वर्निकेज तो एसोसिएटेड एरिया है। मैं यहाँ पे वर्निकेज की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्निकेज तो इसका एसोसिएटेड एरिया है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर हुई कहानी? तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, एक तो आपका कौन सा हो गया फ्रंटल लोब, एक कौन सा हो गया पैराइटल लोब, एक हो गया टेम्पोरल, एक हो गया ऑक्सीपिटल। ये सब सेरिब्रम के काम हो गए। सेरिब्रम के काम के बाद में दूसरा कौन सा पार्ट है ब्रेन का?
दूसरा कौन सा पार्ट है ब्रेन का? दूसरा पार्ट है ब्रेन का सेरिबेलम। दूसरा पार्ट कौन सा प्यारे दोस्तों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ। दूसरा कौन सा पार्ट है? सेरिबेलम। ये जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम ये वाला एरिया, ये ऑर्गन ऑफ पोस्चर एंड बैलेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्गन ऑफ पोस्चर एंड बैलेंस। पोस्चर एंड बैलेंस। देखो आपको इतना याद रखना है पहली बात तो कि यहाँ पे मोटार एरिया कौन से है? फ्रंटल लोब में प्राइमरी मोटार एरिया, ब्रोका। सेंसरी कितने हो गए? 5। गस्टेटरी, सेंस ऑफ टेस्ट, सोमेटो सेंसरी, पेन टच, टेम्परेचर, प्रेशर, ऑडिटरी हियरिंग का, ऑल्फैक्टरी स्मेल का, और ऑक्सीपिटल जो है वो विजुअल सेंस कराने का काम करता है, सेंस ऑफ विजन का काम कराता है। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगी। उसके बाद में मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये आपका जो पीछे वाला जो ब्रेन है इसको नाम देते हैं सेरिबेलम, और इसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ पोस्चर एंड बैलेंस। यहाँ पे एक जो पार्ट हो गया ब्रेन का, इसको ब्रेन स्टेम कहते हैं। 3 पार्ट है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। ये जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन, उसके बाद में पोन्स, उसके बाद में मेडुला। तो ये जो मिड ब्रेन होता है, ये मिड ब्रेन जो है, ब्रेन एक फोर ब्रेन है, एक मिड ब्रेन है, एक हिंड ब्रेन है। तो ये जो मिड ब्रेन पार्ट होता है इसमें बेसिकली डोपामिन के प्रोडक्शन साइट पाई जाती है। और मिड ब्रेन में डोपामिन की जो प्रोडक्शन साइट है उसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रोडक्शन साइट ऑफ डोपामिन। बताओ प्यारे दोस्तों। देखो भाई, कुछ बच्चे जो है उन्होंने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है, इसलिए उनके तक मामला पहुंच नहीं रहा है, उनके मामला थोड़ा गंभीर होता जा रहा है, तो तुरंत प्रभाव से लगाए। और मुझे ये बात बताए कि ये जो एरिया है मिड ब्रेन, यहाँ पे पाए जाते हैं डोपामिन के प्रोडक्शन साइट। ये जो पोन्स होता है इसमें पाया जाता है इंस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी का कौन सा सेंटर? इंस्पिरेटरी सेंटर। वो कहाँ पाया जाता है? पोन्स के अंदर। और यहाँ पे एक एरिया होता है मेड्यूला। मेड्यूला में क्या पाया जाता है? मेड्यूला में मतलब सेंटर पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर, रिफ्लेक्स सेंटर, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। तो कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, रिफ्लेक्स सेंटर, ये सब मेडुला के पार्ट है। कार्डियक सेंटर कहाँ है? मेडुला में। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ है? मेडुला में। रिफ्लेक्स सेंटर कहाँ है? मेडुला में। और रिफ्लेक्स सेंटर के अंदर जो है आपका जितने भी तरह के रिफ्लेक्सेज है, चाहे वो कफिंग रिफ्लेक्स है, स्वेलोइंग है, गैगिंग है, सारे रिफ्लेक्स मेडुला में पाए जाते हैं। तो रिफ्लेक्स सेंटर मेडुला में, कार्डियक सेंटर मेडुला में, रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला में। ठीक है, तो मेडुला में वाइटल सेंटर पाए जाते हैं। पोन्स में इंस्पिरेटरी एरिया पाया जाता है। मिड ब्रेन की बात हमने कर ली, तो मिड ब्रेन हो गया, पोन्स हो गया, मेडुला हो गया। समझ में आई? आसान है। चलिए, तो ये तो सारी कहानी हो गई सारे के सारे एरियाज की और ब्रेन के फंक्शंस की। तो लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन एंड रिजल्ट फ्रॉम डैमेज। मसल का कोऑर्डिनेशन लॉस हो गया और डैमेज हो गया, तो कहाँ पे डैमेज हुआ? ऐसा सवाल ने पूछा। कहाँ पे डैमेज हुआ? हाइपोथैलेमस में, सेरिब्रम में, मिड ब्रेन में या सेरिबेलम में? तो जैसा आप सभी ने जवाब लिखा सर, इसका जवाब तो सेरिबेलम होगा। हाइपोथैलेमस जो है ये कहाँ से आ गया? ये तो अभी ब्रेन में आया ही नहीं कहीं, तो ये फोर ब्रेन के अंदर ही होता है और डाइएन्सेफेलॉन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, और बहुत सारे काम कराता है हमारे ब्रेन के लिए। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में कौन कौन से काम कराता है? हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ध्यान रखना, स्लीप को रेगुलेट करता है, हंगर को रेगुलेट करता है, थर्स्ट को रेगुलेट करता है, इमोशन को रेगुलेट करता है। तो इतने रेगुलेशन सेंटर हाइपोथैलेमस में साइमल्टेनियस होते हैं, टेम्परेचर, स्लीप, हंगर, थर्स्ट, इमोशन। और इसके अलावा हाइपोथैलेमस के पास में रेगुलेटिंग सेंटर पाया जाता है, थर्स्ट हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्लीप हो गया, हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, इमोशन हो गया। इसके अलावा हाइपोथैलेमस के पास में रेगुलेटिंग सेंटर पाया जाता है आपका विच वन? इनके अलावा और कौन सा रेगुलेटिंग सेंटर है जो हाइपोथैलेमस के पास में पाया जाता है? एंडोक्राइन सिस्टम का रेगुलेशन। यस, तो ये 6 रेगुलेशन इसके द्वारा होते हैं, और बाकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 7 काम हाइपोथैलेमस के रहते हैं। ये सभी रेगुलेशन हाइपोथैलेमस के हैं। कौन कौन से? एक तो आपका हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर याद रखना। एक कौन सा हो गया? स्लीप, एक हंगर, एक थर्स्ट, एक इमोशन, एंडोक्राइन और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये सभी चीजों के रेगुलेटिंग सेंटर किसके पास में? हाइपोथैलेमस के साथ में पास में। बायोलॉजिकल क्लॉक पीनियल को बोलते हैं एडल्ट बच्चों में, और हाइपोथैलेमस को एडल्ट में बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिम्बिक सिस्टम में इमोशन का प्रोडक्शन होता है, सुरक्षा राजपूत। लिम्बिक सिस्टम इज ए इमोशनल ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी।
लेकिन इमोशन का रेगुलेशन लिम्बिक सिस्टम नहीं करता है, हाइपोथैलेमस करता है। रेगुलेशन का मतलब अलग होता है, प्रोडक्शन का मतलब अलग होता है। ग्लूकोज का प्रोडक्शन पैनक्रियाज में नहीं होता, लेकिन इंसुलिन और ग्लूकागोन इसका रेगुलेशन करते हैं। रेगुलेटर अलग चीज है, प्रोडक्शन अलग चीज है। लाइट आने से पंखा चलेगा, लेकिन रेगुलेटर उसकी स्पीड को रेगुलेट करेगा। तो रेगुलेशन बोला हमने, प्रोडक्शन नहीं बोला, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे दोस्तों, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेरिब्रम, इसके फंक्शन अभी हमने पढ़े, और मिड ब्रेन को भी मैंने आपको बताया कि मिड ब्रेन में क्या क्या चीजें रहती है। समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये तमाम बातें तो हमने किसको लेके कर दी, यहाँ पे किसको लेके कर दी, ब्रेन के अलग अलग एरियाज को, अलग अलग लोब को, अलग अलग जगहों को, इसको साथ में लेके हमने तमाम तरह की चीजें यहाँ पे कर दी। ब्रेन को लेके कर दी, हाइपोथैलेमस को लेके कर दी, इसको लेके कर दी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सही स्टेटमेंट कौन सा है? पहला लिखा हुआ है अल्ना इज लॉन्गर देन रेडियस, ulna is longer than radius, radius is longer than ulna, both radius and ulna are equal in length, radius is the bone of upper arm. Which of the following statement is true? Ulna is longer than radius, radius is longer than ulna, both radius and ulna are equal in length, and radius is the bone of upper arm. क्या आंसर होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? अल्ना, रेडियस, रेडियस अल्ना क्या है? दोनों हाथ की हड्डी है ना, एक रेडियस है एक अल्ना है। तो सवाल ने दो अलग अलग हड्डियों का यहाँ पे बातें की है। अब एक बोल रहा है कि अल्ना इज लॉन्गर देन रेडियस, पहला ऑप्शन है। रेडियस इज, अब पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये दो ऑपोजिट वर्ड बोल दिए, आंसर यही है, दोनों इक्वल इन लेंथ में नहीं हो सकती। और रेडियस इज द बोन ऑफ अपर आर्म, रेडियस इज द बोन ऑफ अपर आर्म, एक ये वर्ड है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सत्य है ऐसा बोला है? तो दोनों इक्वल इन लेंथ है, ये तो नहीं हो सकता, एक तो यहाँ पे कट गया, कोई एक लंबी होगी कोई एक छोटी होगी। और ये एक लिखा है कि अपर आर्म की हड्डी है, तो वैसे भी गलत हो गया। देखो ये आर्म है तो ये लोअर है, ये अपर है, तो अपर आर्म को ह्यूमरस बोलते हैं, है ना। द बोन ऑफ अपर आर्म इज नॉन एज ह्यूमरस, रेडियस नहीं है उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। तो ह्यूमरस इज द बोन ऑफ अपर आर्म। तो दो तो वैसे कट। अब दो रहा पीछे, कौन सा आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? अल्ना इज लॉन्गर देन रेडियस और रेडियस इज लॉन्गर देन अल्ना। डी नहीं होगा भाई, डी कैसे होगा? ये तो हम लिख चुके हैं अपर और लोअर का। तो अब इन दो में से बताओ आप। ए आंसर कुछ लोगों ने लिखा है, बी आंसर कुछ लोगों ने लिखा है। इसका मतलब कुछ लोगों को ज्ञान है, कुछ लोगों को ज्ञान नहीं है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रेडियस और अल्ना दोनों हड्डी अपर आर्म की नहीं है, दोनों हड्डी लोअर आर्म की है, दोनों लोअर आर्म की है, दोनों इक्वल नहीं होती है, दोनों गलत हो गया। और तीसरा, रेडियस लंबी नहीं होती है, अल्ना लंबी होती है। तो ऑप्शन ए सही लिखा हुआ है, अल्ना इज लॉन्गर देन रेडियस। ऑप्शन ए सही लिखा हुआ है, अल्ना रेडियस से लंबी होती है, रेडियस अल्ना से छोटा होगा। तो ऑप्शन ए सही है, अल्ना इज लॉन्गर देन रेडियस। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट वन?
याद रखना, ब्लड में पाई जाने वाली 3 प्लाज्मा प्रोटीन होती है। एक को हमने एल्ब्यूमिन बोला, एक को हमने ग्लोब्यूलिन बोला, ग्लोब्यूलिन, और एक को हमने फिब्रिनोजन बोला, फिब्रिनोजन। एक एल्ब्यूमिन है, एक ग्लोब्यूलिन है, एक फिब्रिनोजन है। ये 3 एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन, ये तीनों ब्लड में पाई जाती है। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन तीनों ब्लड में पाई जाती है। लेकिन मायोसिन जो होती है, मायोसिन, ये ब्लड में नहीं होती है। मायोसिन कहाँ होती है? मायोसिन मसल में होती है, मसल में। मायोसिन कहाँ होती है? ब्लड में नहीं होती है। मायोसिन किस में होती है? मसल में होती है। तो मायोसिन इज ए प्लाज्मा प्रोटीन दैट इज फाउंड इन मसल। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बाकी सभी गलत है। तो सवाल ने यही पूछा है कि कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है जो ब्लड में नहीं पाई जाती है? मायोसिन। मायोसिन किस में पाई जाती है? मसल में। बाकी तीनों प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड में होती है। ब्लड में पाई जाने वाली, देखो ब्लड जो होता है ना, ब्लड एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट समझो। ब्लड जो होता है, इस ब्लड के 2 महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है और एक ब्लड में ब्लड सेल्स होती है। एक प्लाज्मा होता है और एक ब्लड में क्या पाई जाती है? ब्लड सेल्स पाई जाती है। ब्लड का जो प्लाज्मा वाला पार्ट है, प्यारे दोस्तों, जो प्लाज्मा वाला पार्ट है वो लगभग 55% के आसपास होता है, और ब्लड सेल जो होती है वो 45% के आसपास होती है। समझ में आ रही है कहानी? देखो भाई, एक बात महत्वपूर्ण है, आंकड़ा नया होना चाहिए, नहीं तो फिर हम ये क्लास कंटिन्यू नहीं करेंगे, है ना। आप लोग बिल्कुल एकदम नया आंकड़ा छपना चाहिए, मतलब बिल्कुल एकदम लबालब 2, 3, 4 हजार का आंकड़ा आ जाना चाहिए। आप लोग आंकड़ा बिल्कुल एकदम फ्रेश आएगा तो ही मजा आएगा इस क्लास में, नहीं तो इस क्लास में मजा नहीं आता है। हम पूरे उत्साह से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली मैक्सिमम विद्यार्थी का फायदा होना चाहिए। इसलिए आपका फर्ज है कि आंकड़ा बिल्कुल कैसा हो, एकदम लबालब और झमाझम होना चाहिए। तो यहाँ पे 55% तो है प्लाज्मा और 45% क्या है? ब्लड सेल पाई जाती है। ये जो प्लाज्मा है ये फ्लूइडी पार्ट है। ब्लड का कैसा पार्ट है? फ्लूइडी पार्ट है। फ्लूइडी पार्ट है ब्लड का प्लाज्मा। और सेल्स जो है ये फॉर्म्ड एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट कहलाते हैं। तो ब्लड सेल जो है वो तो है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब बनते हैं। तो ब्लड सेल तो बनती है और प्लाज्मा ब्लड के अंदर पाया जाता है। ये जो प्लाज्मा है जो ब्लड में पाया जाता है, हमने बोला ये ब्लड का फ्लूइडी पार्ट है। इस प्लाज्मा के अंदर 2 चीजें होती है, ध्यान रखना। तो प्लाज्मा कितना प्रतिशत है? 55%। ब्लड सेल कितना है? 45%। तो ब्लड में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्लाज्मा। और सेल क्या होती है? कम। प्लाज्मा ज्यादा है, पानी हमेशा ही ज्यादा होता है, सेल कम होती है। सेल तो ओनली 45% है। इस प्लाज्मा में 2 चीजें होती है। क्लास दिख नहीं रही है? वाह भाई, तो तुम कमेंट कैसे कर रहे हो बे, हैं? तो प्लाज्मा जो है इसमें 55% है। इसमें 2 चीजें होती है। एक चीज तो कौन सी होती है प्लाज्मा के अंदर? ध्यान रखना, एक चीज तो प्लाज्मा में कौन सी होती है? वाटर 92%। और दूसरा क्या होता है प्लाज्मा में? सॉल्यूट। अब प्लाज्मा में सॉल्यूट क्या है? प्लाज्मा में सॉल्यूट 3 चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। सॉल्यूट में 3 चीजें हैं। एक तो होती है प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, ये सब पाए जाते हैं। इधर मैंने बोला 45% ब्लड सेल है। तो 3 तरह की सेल होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। कहने का मतलब है कि पहले ब्लड था, प्लाज्मा और ब्लड सेल बनी। प्लाज्मा में वाटर और सॉल्यूट बने, सॉल्यूट के नाम बने। इधर ब्लड सेल बनी तो 3 है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ये ब्लड सेल फॉर्म्ड एलिमेंट कहलाता है। प्लाज्मा ब्लड का फ्लूइडी पार्ट है। दोनों साइमल्टेनियस चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है। 92% के आसपास वाटर होता है प्लाज्मा में, और सॉल्यूट जो है वो 8% के आसपास रहते हैं। टोटल 55% का ये कंसंट्रेशन है। 45% ब्लड सेल होती है जिनके अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, दैट इज ब्लड सेल। तो एक प्लाज्मा हो गया, दूसरा ब्लड सेल हो गया। इस सवाल ने यही पूछा। तो मायोसिन मसल वो नहीं है, बाकी सब है। यह आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द बोन फाउंड इन हैंड एक्सेप्ट वन। सारी हाथ की हड्डियां होती है एक को छोड़ के। कार्पल बोन, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, ये तो एक सीक्वेंस में होगी। कार्पल बोन, मेटाकार्पल और फेलेंजेस ये एक सीक्वेंस में है। तो कैल्केनियस इनका पार्ट नहीं बनेगी। कैल्केनियस इसका पार्ट नहीं बनेगी। किसका पार्ट नहीं बनेगी?
हैंड की बोन का पार्ट कैलकेनियस नहीं है। कैलकेनियस हड्डी कहाँ होती है? ये आपकी हील में होती है। हील में आपका एडी जो होता है उसमें पाई जाती है कैलकेनियस। तो कैलकेनियस को हील बोन कहते हैं। कौन सी बोन कहते हैं? हील बोन। तो यहाँ पे जवाब सी बनेगा, कैलकेनियस। आप देखो हाथ की हड्डी के अंदर, अच्छा इस स्केलेटल सिस्टम की जब भी हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की, तो आपने देखा होगा दो तरह का स्केलेटल सिस्टम होता है, एक एक्सियल होता है, एक अपेंडिकुलर होता है। देयर इज टू टाइप ऑफ स्केलेटल सिस्टम, वन इज एक्सियल एंड वन इज अपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कौन सा होता है? जो सेंटर में होता है। अपेंडिकुलर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, पेरिफेरल होता है। दो स्केलेटल सिस्टम है, एक को हम नाम देते हैं एक्सियल और दूसरे को हम क्या नाम देते हैं? अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर तो दो रहेंगे, एक तो रहेगा आपका एक्सियल, एक रहेगा आपका अपेंडिकुलर। जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है एक्सियल, वो हमेशा बीचों बीच होता है, सेंटर में होता है। जो अपेंडिकुलर होता है वो हमेशा पेरिफ्री में होता है। परपेंडिकुलर होता है, पेरिफेरल कहते हैं इसको। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी होती है? तो 80। इसमें टोटल हड्डी कितनी होती है? 80 होती है, 80। और इसमें कितनी होती है? 126, 126। टोटल 206 हड्डियाँ हो जाती है। 80 और 126 होती है। ये जो 80 बोन होती है 120 नहीं होती है बे, 6 हड्डियाँ कहाँ साइड में रख दोगे क्या? ये जो 80 बोन होती है, इस 80 बोन के अंदर हमने बोला था कि एक तो स्कल बोन होती है, जो टोटल नंबर के अंदर कितनी होती है? स्कल बोन 22। उसके बाद में आपका कान की हड्डी होती है नंबर में 6, 3 इधर 3 इधर। उसके बाद में आपका जो है एक हायोइड बोन होगी, आपका जो है वर्टिबल कॉलम, टोटल नंबर के अंदर 26 हो गया। और आपका रिब केज 24 और अच्छा एक वो हो गई ना स्टर्नम, 25 हो गई ये टोटल। अब ऐड कर दो 6, 6, 12, 13, 14, 15 और 5, 20, 5, 6, 7, 8, ये हो गई 80 हड्डी भाई। बहुत आसान है। तो 22 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 26 हो गया और 25 हो गया। टोटल 80 बोन्स हो गई। उधर हम 126 की बात करें तो 126 के अंदर अपर एक्सट्रीमिटीज जो होती है, अपर एक्सट्रीमिटीज उसमें 30 इंटू 2, लोअर एक्सट्रीमिटीज में 30 इंटू 2, हाँ 60 हो गई। फिर आपका वहां पे स्केपुला, स्केपुला 2 हो गई और आपका क्लेविकल 2 हो गई। दो ही नॉमिनेटेड बोन जो रहती है हिप में वो 2 हो गई। 2 ही आपकी, ये 2, 2 और 2, 6 ही हो गई। और 30 का डबल 60 और 60 120, 120 और 6 126, तो टोटल 126 हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या बताया? ये हड्डियाँ तो हो गई एक्सियल की, ये हो गई अपेंडिकुलर की, और एक हाथ में 30 होती है, एक पाँव में 30 होती है। 29 हड्डियों में हाथ की जो हथेली अरिस्ट बोन है, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तो हो गई कार्पल। मेटाकार्पल है यहाँ पे 5, फैलेंजेज है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, एक, दो, तीन, चार, 5। तो यहाँ पे आप देखो 5 और 5 10 और 5 15 और 4 19, एक 20 और 7 27, 28 29 और 31 है ना। ये 5 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, 5 हो गई, ये 8 हो गई। तो आप इनको ऐड करते हैं तो 5 और 5 10, 5 15 और 4 19, एक 20 और 7 27, 27 के बाद में 28 29 रेडियस अल्ना और फिर ऊपर की तरफ ह्यूमरस, रेडियस अल्ना और ह्यूमरस 30 हो गई। तो टोटल नंबर में कितनी हो जाती है? 30। लेकिन ये नंबर आपको काउंट बहुत अच्छे से, तो इस फैलेंजेज में ये तो है कार्पल, ये मेटाकार्पल, ये प्रॉक्सिमल फैलेंजेज, इंटरमीडिएट, इडिस्टल फैलेंजेज। इस सवाल ने हमें आपसे कुछ पूछा
कि इसमें यही पूछा कि भाई कार्पल होती है, मेटाकार्पल होती है, फेलेंजेज होती है, लेकिन कैल्केनियस नहीं होती। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर था, बाकी सभी गलत है। अगला प्रश्न, व्हेन कॉन्वेक्स सरफेस फिट इनटू द कॉनकेव सरफेस दिस इज कॉल्ड। कॉन्वेक्स सरफेस जो है फिट हो जाती है कॉनकेव सरफेस में, इसको हम किस नाम से जानते हैं? प्लेन, सैडल, हिंज, बॉल एंड सॉकेट। कॉन्वेक्स सरफेस जो है कॉनकेव में फिट हो जाए उसको हम किस नाम से जानते हैं? हाँ, ये हाथ नॉर्थ साइड का है, यूपीपीएससी का, जिसका भी है अच्छा है। बॉल एंड सॉकेट तो होता ना वो कॉन्वेक्स नहीं है। बॉल एंड सॉकेट में क्या होता है पता है? एक कैविटी है, उसके अंदर हेड फिट होता है ना, वो बॉल एंड सॉकेट है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस नहीं होती वहां पे, तो बॉल एंड सॉकेट जॉब नहीं बनेगा कभी भी। प्लेन और सैडल नहीं है, इसको हिंज कहते हैं, हिंज, है ना। ये जो था आपका यहाँ पे कॉन्वेक्स सरफेस जो है वो कॉनकेव में फिट हो गई है, और उसकी वजह से ये मूवमेंट जो होता है एल्बो की मूवमेंट, यहाँ पे कॉनकेव सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स सरफेस जो है फिट हो जाती है कॉनकेव में। इसको हम क्या बोलेंगे? हिंज। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बाकी सभी गलत है। अगला प्रश्न, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? सभी को जवाब लिखना है भाई। अगरबत्ती लगाकर, जिन बच्चों ने अभी तक लाइक बटन प्रेस नहीं किया तुरंत करें, क्योंकि आपका उत्साह इस एग्जाम में आपकी सफलता का कारक बनेगा। वो कहता नहीं, या तो मेरी सोच मेरी फितरत बदल, या फिर एक काम कर मेरी किस्मत बदल। आज कह दो अपने ईश्वर से, उस अयोध्या के राजकुमार से, भगवान श्री रामचंद्र से, कि या तो मेरी सोच मेरी फितरत बदल, या फिर एक काम कर मेरी किस्मत बदल। अगर तेरा है यकीन तो मेरा जवाब सुन, अगर तेरा है यकीन तो मेरा जवाब सुन, मैं ख्वाब नहीं बदलूंगा तू हकीकत बदल, मैं ख्वाब नहीं बदलूंगा तू हकीकत बदल। तो एक पूरे जोश के साथ में, पूरे जुनून के साथ में अच्छे से लेके पढ़ना है आपको, हर सवाल का जवाब देना है ना। और मन हमेशा उत्साहित रहना चाहिए, आपका उत्साहित मन ही आपको इस एग्जाम में सफल बनाएगा। यहाँ पे हमने बोला कि ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.35 टू 7.45। हमने इतना पढ़ा, ये नॉर्मल पीएच होता है, तो 7.4 इज द करेक्ट वन। ये इनका एवरेज निकलेगा। एवरेज कितना निकला? 7.4। ये है नॉर्मल पीएच ह्यूमन ब्लड का, बाकी सभी बातें गलत है। इसको असेस करने के लिए एबीजी कराते हैं, एबीजी, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, एबीजी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला प्रश्न, इसका जवाब किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सभी लोग उत्साहित मन के साथ में जवाब दें। सवाल हमने आपसे पूछ लिया है और सवाल उत्साह के साथ में है। क्या बोला है? लास्ट वाला क्वेश्चन समझाइए। लास्ट वाला समझ में आया? नहीं, आसान है ये तो। ब्लड का पीएच बोला हमने। यहाँ पे सवाल ने पूछा हमने एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कौन परफॉर्म करता है? वो परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस का चलना या रेस्पिरेशन का होना। हमारी बॉडी के हर एक सेल में रेस्पिरेशन होता है और विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक मतलब O2 प्रेजेंस के अंदर, O2 प्रेजेंस के अंदर रेस्पिरेशन होता है, उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऑक्सीजन और ग्लूकोज का यूज करता है। ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज जो है
ये इसकी प्रेजेंस में जो जिसके अंदर ये रेस्पिरेशन चलेगा एरोबिक विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया वो रहेगा। ग्लाइकोक्सिसोम, राइबोसोम या लाइसोसोम ये नहीं होगा। राइबोसोम जो होता है इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं। सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ सेल जो है, बैग ऑफ सेल जो है वो हम लाइसोसोम को बोलते हैं। तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं और लाइसोसोम को हम, हाँ, और बॉडी का पावर हाउस किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के दो नाम होते हैं, एक तो बोलते हैं पावर हाउस, एक और नाम है, क्या आप जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को एक तो बोलते हैं पावर हाउस ऑफ ह्यूमन सेल और एक और नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आपको दूसरा नाम पता है? ये अगर हाँ तो बताइए, बताइए बताइए बताइए। दूसरा नाम क्या माइटोकॉन्ड्रिया का? कंफ्यूजन लग रहा है, क्या कंफ्यूजन लग रहा है बताओ। हाँ, नाम बताओ भाई, नाम। माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम है। क्रैब साइकिल इसमें चलता है, नाम बताओ। रेस्पिरेटरी सेंटर में एटीपी सिंथेसिस ये नाम होता है। इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी ऑर्गेनल। सेल का वो ऑर्गेनल जिसके अंदर क्या चलता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गेनल, ठीक है। सुसाइडल बैग इसको बोल दिया, राइबोसोम को, ये सबको हमने बोल दिया। अगला प्रश्न, हाँ, एटीपी यही सिंथेसाइज करता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ लीवर। इनमें से कौन सा लीवर का काम है? एलिमिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, सिक्रेशन ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन। लीवर का कौन सा कार्य है? ये रख दो, ये रख। अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करता है, ये बात तो ठीक है। देखो सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ लीवर। पहला है एलिमिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो लीवर कभी भी कार्बोहाइड्रेट को एलिमिनेट नहीं करता है, स्टोर करता है। और उसका जो स्टोरेज हाउस फॉर्म है वो ग्लाइकोजन है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन फॉर्म में लीवर स्टोर रखता है कि नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, बाइल प्रोड्यूस करता है, उसको कंसंट्रेट नहीं करता है। लीवर का काम बाइल को कंसंट्रेट करना नहीं है। बाइल कितना जाएगा आगे, कितना नहीं जाएगा, इसका हिसाब खिताब जो है गोल ब्लैडर के पास में होता है। लीवर बाइल का प्रोडक्शन करता है। तो प्रोडक्शन ऑफ बाइल बाय लीवर। अगला जो ऑप्शन है वो है प्यारे दोस्तों सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो किसके द्वारा होता है? लीवर के द्वारा ही होता है। और सिक्रेशन ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन, तो लीवर कोलिसिस्टोकाइनिन सिक्रेट नहीं करता है। तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। लीवर किसका सिंथेसाइज करता है? लीवर प्लाज्मा प्रोटीन को बनाने का काम करता है। तो लीवर सिंथेसाइज्ड प्लाज्मा प्रोटीन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी बनेगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है, लीवर के और क्या काम है? तो क्लॉटिंग फैक्टर में इसका रोल रहता है। क्लॉटिंग फैक्टर के बनने में रोल रहता है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन में इसका रोल रहता है। डिटॉक्सिफिकेशन, क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा प्रोटीन, और ये हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न,
रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूसेज इज स्टिमुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एक नया सवाल लग चुका है आपकी स्क्रीन पे, सभी लोगों को जवाब लेना है। समझ में आ रहा है प्यारे दोस्तों? 2, 7, 9 और 10 क्लॉटिंग फैक्टर का एक्टिवेशन विटामिन के करता है। बनाते सारे ही लीवर ही है। लीवर कोई पर्टिकुलर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनाता है, सभी तरह के क्लॉटिंग फैक्टर लीवर से ही बनेंगे, लेकिन 2, 7, 9 और 10 का एक्टिवेशन जो है विटामिन के द्वारा होता है। ये दोनों में फर्क है। क्लॉटिंग फैक्टर सभी लीवर से बनेंगे। बताओ, अगला सवाल हमने यहां पे पूछा आपको, सवाल क्या कह रहा है? रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूसेज इज स्टिमुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पैनक्रियाटिक जूसेज का रिलीज किसके द्वारा होता है? सभी लोग जवाब लिखे उत्साहित मन के साथ में। और एक बात बता देना चाहता हूं प्यारे दोस्तों कि कुछ बच्चे जो है थोड़ी पढ़ाई पे कम ध्यान दे रहे हैं, मैं जैसा नोट कर पा रहा हूं। तो फोकस ऑन योर टारगेट माय डियर फ्रेंड, और बाकी सभी बातें एक तरफ, पढ़ाई एक तरफ, और साइड में हो जाओ। थर्ड तो पूरा साइड में हो जाएंगे, लेकिन तुम जवाब लिखो। यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूसेज इज स्टिमुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से कौन पैनक्रियाटिक जूसेज के रिलीज को स्टिमुलेट करने का काम करता है? कौन सा ऐसा आयन है जो पैनक्रियाटिक जूसेज के रिलीज को स्टिमुलेट करने का काम करेगा? इसमें से आपको जवाब देना है, और आपका जवाब सबसे हटके होना चाहिए, और आपका जवाब सही होना चाहिए। सिर्फ हटके होने से भी काम नहीं चलेगा, सही जवाब और हटके होगा तो काम चलेगा। तो पहला यहाँ पे लिखा है एंटेरोकाइनेज, दूसरा है कोलिसिस्टोकाइनिन, तीसरा ट्रिप्सिनोजन और चौथा सिक्रेटिन। 4 ऑप्शन हमने यहाँ पे लिखे हैं। जब मैं रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूसेज की बात करूँ, पैनक्रियाटिक जूसेज जो स्टिमुलेट करते हैं किसके द्वारा, ऐसा पूछा गया है, तो एंटेरोकाइनेज जो है वो तो यहाँ पे जवाब नहीं बनेगा। ट्रिप्सिनोजन और सिक्रेटिन भी नहीं है, दैट इज कोलिसिस्टोकाइनिन। पैनक्रियाटिक जूसेज के रिलीज को स्टिमुलेट करने का काम कौन करेगा? कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन। तो रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूसेज इज स्टिमुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज कोलिसिस्टोकाइनिन। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों गलत स्टेटमेंट है। समझ में आ गई कहानी? आसान है। अगला, कोई बात नहीं, गलत होना कोई बुरी बात नहीं है। वो कहता ना तेरी मतलब तेरी हार में, तेरे गलत में तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं, है ना। तो गिरना तेरी हार नहीं है, तो इंसान कोई अवतार नहीं है। तो गिर गिर के ही तो हम चलना सीखेंगे। तो आज अगर गलत हुआ तो कल सही भी होगा, है ना। तो गिरना तेरी हार नहीं है, तो इंसान है कोई अवतार नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रख और आगे बढ़। अग्निपथ, अग्निपथ और अग्निपथ। तो अग्निपथ की कसम। अगले क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ते हैं। द ग्लैंड दैट डिसअपीयर इन द एडल्ट बट इज एक्टिव ड्यूरिंग चाइल्डहुड। एडल्ट में गायब हो जाएगी लेकिन बच्चों में एक्टिव रहेगी। हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉइड, एड्रिनल कॉर्टेक्स और थाइमस। कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो एडल्ट में गायब हो जाएगी, बच्चों में पड़ी रहेगी? हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉइड, एड्रिनल कॉर्टेक्स। हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉइड, ये दोनों ग्लैंड जो है वो तो आज भी हमारे अंदर वैसे ही काम कर रही है। पैराथायरॉइड उल्टा ज्यादा काम कर रही है, पतरे वतरे बनवा रही है आज तक, है। पीटीएच, एड्रिनल कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस, ये तो है ही। हाइपोथैलेमस का काम अभी हमने पढ़े। पैराथायरॉइड का काम है पैराथार्मोन बनाना। एड्रिनल कॉर्टेक्स का काम है साल्ट, शुगर और सेक्स हार्मोन बनाना। साल्ट, शुगर और सेक्स हार्मोन किसका काम है? एड्रिनल कॉर्टेक्स का। एड्रिनल के 2 पार्ट है, कॉर्टेक्स और मेडुला। इसका जो मेडुला पार्ट है, मेडुला पार्ट, वो तो बनाता है कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस, एड्रिनल मेडुला तो बनाता है कैटेकोलामाइंस। और इसका जो ये कॉर्टेक्स पार्ट है, कॉर्टेक्स, ये बनाता है साल्ट, शुगर और सेक्स हार्मोन। पैराथार्मोन, पैराथायरॉइड ग्लैंड। हाइपोथैलेमस का काम क्या हो गया? हाइपोथैलेमस के 7-8 काम है जो हमने अभी बताए। थाइमस एकमात्र ग्लैंड है जो बच्चों में होती है, एडल्ट में नहीं होती है, डिसअपीयर हो जाती है। थाइमस का काम होता है थाइमोपोइटिन या थाइमिन का सिंथेसिस करना। थाइमिन, इसी को हम बोलते हैं थाइमोपोइटिन।
ये जो थाइमस है यहाँ पे इसको इम्यून ग्लैंड कहते हैं, और इम्यून ग्लैंड कहने के पीछे पर्पज इसलिए है क्योंकि टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन करती है। तो यहाँ पे मैच्योरेशन होता है, मैच्योरेशन होता है किसका? मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। आपकी जो टी लिम्फोसाइट है उस टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन पूछा जाए कहाँ होता है, तो उसका जवाब भी थाइमस है। थाइमस जो है टी लिम्फोसाइट को क्या करता है? मैच्योर करने का काम करता है। समझ में आया प्यारे दोस्तों? थाइमोपोइटिन और थाइमिन। थाइमस एडल्ट में नहीं होती है, बच्चों में ही एक्टिव होती है, एडल्ट में गायब हो जाती है। और ये तीनों अभी भी हमारे अंदर है। कॉर्टेक्स है, एडनल कॉर्टेक्स है ना, एडनल मेडुला और कॉर्टेक्स दो होते हैं, तो मेडुला तो अलग है और कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के द्वारा 3 हार्मोन बनते हैं और पैराथायरॉइड पैराथार्मोन बनाएगा। पैराथार्मोन जो है वो कैल्शियम के लेवल को, पैराथार्मोन कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा और क्या करेगा? अब इंक्रीज का बोला ना, तो पैराथार्मोन बढ़ेगा तो कैल्शियम बढ़ेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल नया, और आंकड़ा कैसा चाहिए? अलग, नया, डिफरेंट, सबसे ज्यादा, पीक आंकड़ा। तो सभी लोग उत्साहित मन के साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि आपका उत्साह इस एग्जाम में आपकी सफलता का कारक बनेगा। और वो कहता है ना, उत्साहित मन के साथ में, उत्साह के साथ में सफलता प्राप्त होती है। तो न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़ी सुंदर लाइन है। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो अपने अंदर एक आग को पालो और इस एग्जाम को अप्रोच करो अगले क्वेश्चन के साथ में। और इस सवाल ने क्या बोला है? द ओनली ग्लैंड ऑफ बॉडी विद बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन प्रॉपर्टी इन ह्यूमन बीइंग इज। एकमात्र ग्लैंड जो दोनों काम करती है, उड़ता तीर जिसने ले रखा है, जो 99% जो है हाँ ऐसे लिख दो, नहीं तो 99% काम तो उसके एक्सोक्राइन रहते हैं, 1% काम जो है वो एंडोक्राइन होता है। एक्सोक्राइन काम को कराने के लिए पैनक्रियाज के पास में पाई जाती है एसिनार सेल। एंडोक्राइन काम जो 1% है, अल्फा बीटा और डेल्टा। ग्लूकागोन, इंसुलिन, अल्फा बीटा और डेल्टा, ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन। ये जो है ये 2 हार्मोन, ग्लूकागोन और इंसुलिन, ये क्या करता है? रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, रेगुलेट्स अच्छा, मेरे का आपसे एक क्वेश्चन है कि आपका ब्लड ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल कितना होता है? नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल सभी को जवाब लिखना। हमने कुछ पूछा है आपसे, 70 to 110, 70 to 90। देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ना वो 70 होना चाहिए, 70, उससे 100। मतलब नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो, यहाँ पे कंसेप्ट है कि जो आपका ब्लड ग्लूकोज का जो भी लेवल है उसका रेगुलेशन, ये दोनों करते हैं रेगुलेशन चिकित्सा। तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज का लेवल मैंने बोला 100 होना चाहिए। अगर वो 100 से कम है, जो 100 है उससे अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम है तो ये दिक्कत नहीं है। 70 तक, कितने तक? 70 तक, 70 तक तो समस्या नहीं आएगी, है ना। और उसके बाद में 70 से कम अगर हो जाए, लेस देन 70, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया।
अगर ये 70 से कम है तो, और अगर ये ज़्यादा है 100 से ज़्यादा है, जैसे मैं यहाँ पे एक रेंज बताता हूँ आपको, मैंने एक रेंज बताई 70 और एक रेंज बताई 100, यहाँ तक तो सही है। अगर ये कम है मतलब 70 से कम है, नीचे है, इसको तो हमने बोला हाइपोग्लाइसीमिया। अब 100 से ऊपर जो है, अगर 100 और 126 के बीच में, प्री डायबिटिक 126 से ऊपर है, तो यहाँ पे 100 से ऊपर है प्री डायबिटिक और 126 से ऊपर है डायबिटीज। प्री डायबिटिक मतलब डायबिटीज हुई नहीं है पूरी अभी, इनके बीच में है नॉर्मल, इससे कम है तो हाइपोग्लाइसीमिया। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म चलता है ब्लड ग्लूकोज के रेगुलेशन का, और ये कौन करता है? पैनक्रियाज के ये दो हार्मोन, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन जो है वो इनके इम्पैक्ट को कम करता है, सिक्रेशन को कम करता है, लीवर, हाइपोफाइजियल एक्सिस और ओवरी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? पैनक्रियाज। अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज नोन एज। द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज नोन एज। बड़ा अच्छा सवाल है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर? सभी लोगों को जवाब देना है। ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर, एपिकल प्रेशर, लैटरल प्रेशर। What is the difference between systolic and diastolic blood pressure? It is known pulse pressure. Pulse pressure क्या होता है? Pulse pressure मतलब systolic blood pressure minus diastolic blood pressure. Pulse pressure मतलब 120 minus 80. Pulse pressure मतलब 40. ये जो 40 mm of Hg है, ये हमेशा pulse pressure है, इस बात का आपको ध्यान रखें। तो pulse pressure is a major difference between systolic blood pressure and diastolic. Whenever the client have systolic and diastolic difference, इसको हम पल्स प्रेशर के नाम से जानते हैं। मेजर डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक इज ऑलवेज पल्स प्रेशर, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। दिस इज व्हाट? दिस इज 120 माइनस 80। दिस इज व्हाट? दिस इज 40। दिस इज 40। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न से आगे बढ़ते हैं हम। सवाल यहाँ पे कह रहा है, एक वीक पोर्शन ऑफ एन आर्टेरियल वॉल में बल्ज आउट फॉर्मिंग ए सेक विच इज नॉन एज। सभी को जवाब लिखना है। 126 तक प्री डायबिटिक कहते हैं बिल्कुल, और 126 के बाद वाले को डायबिटीज कह देंगे, और ये फास्टिंग शुगर का वैल्यू होएगा। राजस्थान एनएचएम की क्लास लगाओ सर, वो भी लगा देंगे। और बताओ कोई और हुक्म हो तो? मैं कह रहा हूं वो नहीं लगाओगे, मैं कह रहा हूं अगरबत्ती लगाओ और आंकड़ा बिल्कुल नया चाहिए, क्योंकि कहानी ये कहती है कि लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और जो सीन ले सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। लिख दो लालो, आज अपने हाथों से अपना इतिहास लिख दो, और इतिहास के पन्नों में जब जब नाम लिया जाएगा आपका नाम जो है ना टॉप लेवल पे आएगा, ब्रांड नंबर 1। क्यों? क्योंकि आपने कहानी अलग तरह की लिखी है ना। तो यहाँ पे सवाल ने क्या बोला है? यहाँ पे सवाल ने क्या बोला है कि अगर वीक हो जाए आर्टेरियल वॉल और बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? एन्यूरिज्म। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है फैटी प्लगिंग। एथेरोमा, इसका मतलब क्या होता है? एथेरोमा बनना, एथेरोमा फॉर्मेशन होना। और किसके अंदर एथेरोमा फॉर्मेशन होना? वेस्कुलर के अंदर, वेसल्स के अंदर। एनास्टमोसिस का मतलब होता है फ्यूजन। एनास्टमोसिस का मतलब होता है फ्यूजन होना। एनास्टमोसिस होना, फ्यूजन होना, ये बात इंपॉर्टेंट है। और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है आर्टरी की दीवार के अंदर, आर्टरी की दीवार के अंदर स्क्लेरोसिस होना, इसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एक है एथेरोमा, एक है आर्टेरियो। तो आर्टेरियल वॉल जो होता है उसके अंदर किसी भी तरह का डिपोजिशन होना, इसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो वन इज एथेरोस्क्लेरोसिस, वन इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस।
यहाँ पे एन्यूरिज्म इज द करेक्ट वन। एन्यूरिज्म बिल्कुल नया नाम है और यहाँ पे क्या होता है कि लोकल बैलूनिंग हो जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप का एक एन्यूरिज्म है जिसको नाम देते हैं, देखो एक तो होता है फ्यूसिफॉर्म, ऐसे हो जाता है ऐसे, है ना, और एक ऐसे होता है सेक्युलर, ये फ्यूसिफॉर्म। दो तरह के टाइप रहते हैं, तो एक है सेक्युलर ऐसा बन गया, एक है फ्यूसिफॉर्म ऐसे आ गया, है ना। ये सब क्या है, ये सब एन्यूरिज्म है, एन्यूरिज्म है, सेक्युलर फ्यूसिफॉर्म, है ना, ये एन्यूरिज्म है। और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस यहाँ पे नहीं होगा। समझ में आई कहानी? बैलून टाइप हो जाता है। चलिए अगला जो प्रश्न है, ये देखो सेक्युलर हो गया, ये इसको बोलते हैं सेक्युलर, ऐसा सेक बन जाता है। फ्यूसिफॉर्म में मैंने बोला दोनों ही ऐसे बाहर निकल जाते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूसिफॉर्म। तो ये जो पिक्चर है, एन्यूरिज्म दो तरह के मेनली होते हैं, तो ये जो होगा इसको सेक्युलर कहते हैं, सेक्युलर, है ना, और इसको मैंने बोला क्या कहते हैं, फ्यूसिफॉर्म। तो वन इज सेक्युलर एंड वन इज फ्यूसिफॉर्म, ये दो तरह के एन्यूरिज्म होते हैं। और एक ऐसा बोले जाए कि मतलब आपका, बहुत बढ़िया पूजा यादव, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत अच्छे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास होता है ना, पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास अगर ऐसा बोला जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, ट्रिपल ए। पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास को किस नाम से जानते हैं, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, एपिडेमिक ड्रॉपसी इज ड्यू टू द, ये अच्छा सवाल है, देखते हैं कितने रसगुल्ले जवाब दे पाते हैं। सवाल आपके पाले में है, एपिडेमिक ड्रॉपसी इसको नाम दिया गया है और किसकी वजह से होती है ऐसा पूछा गया है। एपिडेमिक ड्रॉपसी, सांगुइनेरियन, BOA, ड्रग इंड्यूस, इर्गोट। एपिडेमिक ड्रॉपसी यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है और ये किसकी वजह से होती है, व्हाट इज एपिडेमिक ड्रॉपसी एंड हाउ इट अकर एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर। डी आंसर लिख रहे हैं कुछ रसगुल्ले, इर्गोट से होती है, कुछ लिख रहे हैं ये ड्रग इंड्यूस है, कुछ लिख रहे हैं ये सांगुइनिम है, कुछ लिख रहे हैं ये BOA है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द BOA? BOA क्या होता है? BOA सुना आपने, केसरी दाल, एपिडेमिक ड्रॉपसी, सुना है कि नहीं सुना? BOA, बीटा एल ऑक्साइल एलानिन एसिड, BOAA, एपिडेमिक ड्रॉपसी, है ना, BOAA दैट इज रिलेटेड टू द एपिडेमिक ड्रॉपसी। खेसरी दाल, खेसरी दाल सुना, खेसरी दाल, इसके इंटेक से होती है एपिडेमिक ड्रॉपसी, खेसरी दाल के इंटेक से होती है एपिडेमिक ड्रॉपसी। BOA, सांगुइनेरियन यहाँ पे जवाब नहीं है, ड्रग इंड्यूस होती नहीं है, इर्गोट नहीं होता है ना, बीटा एल ऑक्साइल एलानिन एसिड, और इसको BOA शॉर्ट में लिखते हैं। एपिडेमिक ड्रॉपसी बीमारी का नाम है। समझ में आया? अब याद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा ये बताओ, अब याद रह जाएगा, पक्की बात है, आगे से गलत नहीं करोगे। एपिडेमिक ड्रॉपसी का संबंध किससे है, लेथाइरिज्म भी कहते हैं इसको, लेथाइरिज्म, लेथेरिज्म, लेथेरिज्म भी कहते हैं इसको, है ना। खेसरी दाल क्या एक्सेसिव इंटेक से होता है, ये न्यूट्रिशन की बीमारी है, एन्यूरिज्म नहीं है यहाँ पे, लेथेरिज्म है, लेथेरिज्म। एपिडेमिक ड्रॉपसी कहते हैं, ये BOA के इंटेक की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेंट कोबाल्ट, इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिस विटामिन के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, मतलब विटामिन कंटेंट कोबाल्ट है, तो विटामिन, लेकिन विटामिन में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। जवाब लिखिएगा, कोबाल्ट।
इसका ये तो गलत नहीं होना चाहिए, तुक्का मारोगे तो भी सही होगा। कई रसगुल्ले कह रहे सर तुक्का मार पद्धति अपनाई हमने, तुक्का मार पद्धति मत अपनाओ पहली बात तो। हाँ, लेथेरिज्म का पता था सर, बहुत बढ़िया। कोबाल्ट मतलब कौन सा विटामिन की बात हो रही है, आपको एक कॉमन सेंस सोचे तो कोबालामिन, कोबाल्ट मतलब कोबालामिन मतलब साइनोकोबालामिन है कि नहीं है भाई, इसमें तो कोबाल्ट हो नहीं सकता विटामिन ए में, तो ये तो रेटिनॉल है? ये जो है आपका B1 थायामीन है, थायामीन है। B6 पायरिडॉक्सिन है, पायरिडॉक्सिन है। B12 जो है वो कोबालामिन है, कोबाल्ट, कोबाल्ट और कोबालामिन। ये साइनो कोबालामिन, कोबाल्ट या कोबालामिन कहते हैं इसको, नाम है इसका साइनो कोबालामिन, साइनो कोबालामिन, इसको हम नाम देते हैं साइनो कोबालामिन, और इसको कोबाल्ट या कोबालामिन के नाम से जानते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन। इंसुलिन को लगाने का एप्रोप्रिएट रूट क्या रहता है? व्हाट इज द एप्रोप्रिएट रूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन। मैंने यहाँ पे क्या बोला, इंसुलिन के देने का एप्रोप्रिएट रूट क्या रहेगा? व्हाट इज द एप्रोप्रिएट रूट ऑफ इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन? इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस। आपको किसी मरीज में इंसुलिन लगाना है, इंसुलिन लगाने के रूट की बात हो रही है, तो इंसुलिन लगाने का एप्रोप्रिएट क्लासिकल रूट कौन सा रहेगा? कौन से रूट से आप मरीज को इंसुलिन देना प्रीफर करोगे या दोगे? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस और इंट्रावीनस। वैसे इंसुलिन देने के 2 रूट रहते हैं। इंसुलिन को इंट्रामस्कुलर भी सबक्यूटेनियस भी लगाते हैं और इंट्रावीनस भी लगाते हैं। पर इंसुलिन सबक्यूटेनियस भी लगता है, इंट्रावीनस भी लगता है, पर इंट्रावीनस तो इमरजेंसी में लगता है। जैसे किसी को डायबिटीज मेलाइटिस का एक कॉम्प्लिकेशन है, डीके हो गया है, उस समय आप जो इंसुलिन आर होती है, ह्यूमन एक्ट्रापिड रेगुलर इंसुलिन, वो इंट्रावीनस लगाते हैं। बाकी नॉर्मली इंसुलिन जो है सबक्यूटेनियस लगती है, इंसुलिन सिरिंज से लगाते हैं, इंसुलिन सिरिंज से लगाते हैं। और ये जो इंसुलिन सिरिंज से इंसुलिन लगाते हो, इसको 90 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं। कितने डिग्री के एंगल पर लगाते हैं? 90 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं। सबक्यूटेनियस इसका रूट रहता है, सबक्यूटेनियस इसका रूट रहता है। इंसुलिन का जो रूट है वो है सबक्यूटेनियस। हाँ, रेगुलर इंसुलिन जो होता है वो कीटोएसिडोसिस वाले मरीज को देते हैं, तब इंट्रावीनस उसकी बारी आती है, बाकी नॉर्मली नहीं लगाते हैं। समझो बात को? तो कीटोएसिडोसिस में वो एक कहानी है। बाकी तो इंसुलिन का रूट जो है वो कौन सा रहेगा? सबक्यूटेनियस इंसुलिन लगाते हैं, इंसुलिन सिरिंज से लगाते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे लगता है। एब्डोमेन इसका सबसे अच्छा साइट माना जाता है। इंसुलिन को आप लगाओ ना, तो कौन से एरिया में? एब्डोमिनल एरिया में। अगर आप एब्डोमेन एरिया में लगाते हो तो कोई समस्या होने की रिस्क भी नहीं है वहाँ पे। तो एब्डोमिनल एरिया उसका एक कॉमन साइट है जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि अम्लिकस के आसपास का जो एरिया होता है ना, पेरी अम्लिकल एरिया कहते हैं बेसिकली, उसको एब्डोमिनल एरिया कहते हैं। हाँ, कीटोएसिडोसिस में इन्फ्यूजन से देंगे, बिल्कुल देंगे, इन्फ्यूजन से ही देंगे वहाँ पे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। नहीं है, ओके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, एक्सेस ऑफ द फॉलोइंग इन वाटर कॉजेज स्किन पिगमेंटेशन, मिलेनोसिस एंड एक्सेसिव किरेटोसिस ऑफ स्किन। बड़ा अच्छा सवाल है। वाटर में कौन सी चीज के ज्यादा होने की वजह से मिलेनोसिस होता है, स्किन पिगमेंटेशन होता है और किरेटोसिस होता है? वाटर में ऐसी कौन सी चीज ज्यादा एक्सेस होएगी तो मरीज को मिलेनोसिस होगा, मरीज को किरेटोसिस होगा? समझ रहे हो प्यारे दोस्तों? देखो सुनो, क्वेश्चन पढ़ो। वाटर के अंदर कौन सी चीज ज्यादा होने पे स्किन का प्रॉब्लम होगा, है ना? किरेटोसिस होगा स्किन में, मिलेनोसिस होगा। फ्लोराइड से तो ज्यादातर ओरल एरिया में, ईयर टीथ का डिस्कलरेशन होता है। हम स्किन का बात कर रहे हैं, स्किन के ऊपर बात करें तो फ्लोराइड, कैल्शियम, आर्सेनिक और आयोडीन।
तो याद रखना करेक्ट आंसर है आर्सेनिक। अगर वाटर में आर्सेनिक ज्यादा हो, आर्सेनिक, क्या लिखा है यहां पे, अगर वाटर में क्या ज्यादा हो, आर्सेनिक ज्यादा हो, वाटर में क्या ज्यादा हो प्यारे दोस्तों, आर्सेनिक ज्यादा हो, तो स्किन का क्या होता है, गड़बड़ देखने को मिलता है। आर्सेनिक, तो सी यहां पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहां पे आपको कह रहा है मार्शो यार्ची की जो ह्यूमन नीड है, मार्शो यार्ची की जो ह्यूमन नीड है उसमें हाईएस्ट लेवल की नीड कौन सी है। ये मास्लो यार्ची का चार्ट यहां पे आपको दिया हुआ है, इसको देखिएगा, ये मास्लो यार्ची का चार्ट है। एक सवाल आपको मास्लो यार्ची की नीड को लेकर एग्जाम में पूछा जाता है, ये चार्ट है, और मास्लो यार्ची की 5 नीड होती है, ध्यान रखना, मास्लो यार्ची के अंदर कितनी नीड होती है, 5 नीड होती है। इन 5 नीड में सबसे जो बेसिक नीड है इसको हम नाम देते हैं फिजियोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल नीड कौन कौन सी होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, सेक्स, एजुकेशन, ये जितनी भी नीड होती है फिजियोलॉजिकल में आती है। रोटी, कपड़ा, मकान, सेक्स, एजुकेशन, ये सब किस में आती है, समझ में आ रही कहानी, ये फिजियोलॉजिकल नीड में आएगी। रोटी, कपड़ा, मकान, सेक्स, एजुकेशन, ये सब किसका पार्ट है, फिजियोलॉजिकल नीड का पार्ट है। फिजियोलॉजिकल नीड के बाद में दूसरा नीड आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। क्या आएगा, सेफ्टी आएगा, सिक्योरिटी आएगा, सिक्योरिटी। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ये सेकंड नंबर की नीड होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, सेक्स, एजुकेशन, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सिक्योरिटी। लव एंड बिलोंगिंगनेस, लव एंड बिलोंगिंगनेस किसकी वजह से आता है, ये नीड पूरी होने पे, जब सेफ और सिक्योर होता है तब ये तीसरे नंबर की नीड होती है, इसको लव एंड बिलोंगिंग के नाम से जानते हैं, यहाँ वाली नीड। और उसके बाद में आता है सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम। उसके बाद में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो एक है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो कि हाईएस्ट लेवल है, हाईएस्ट लेवल, इसको तो हम बोलते हैं हाईएस्ट लेवल। और ये होता है बेसिक ह्यूमन बॉडी नीड, बेसिक नीड। एक तो होती है बेसिक नीड और एक होती है हाईएस्ट लेवल की नीड। तो हाईएस्ट लेवल तो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और बेसिक नीड है फिजियोलॉजिकल नीड। तो फिजियोलॉजिकल नीड तो आएगी बेसिक नीड में, और हाईएस्ट लेवल पे कौन सी आएगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बीच वाली कौन सी होगी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, लव, बिलोंगिंग एंड सेल्फ एस्टीम। हाईएस्ट लेवल पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सबसे बेसिक नीड पे फिजियोलॉजिकल। आपको यहाँ पे पूछा है हाईएस्ट लेवल, जब आपको हाईएस्ट लेवल पूछे तो आप किसको लेके जाओगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाओगे। हाईएस्ट लेवल पे होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी, सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंग यहाँ पे नहीं होगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक हाईएस्ट लेवल की नीड है, जबकि बाकी नीड हाईएस्ट लेवल पे नहीं होती है। ये यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको ध्यान रखने। अगला प्रश्न, ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ बर्न केयर द नर्स शुड असेस द पेशेंट फॉर। बर्न के मरीज में अर्ली केयर आप जब दे रहे हैं बर्न के पेशेंट को, अर्ली फेज के अंदर जब केयर दे रहे हैं, अर्ली फेज ऑफ बर्न केयर, द नर्स शुड असेस द पेशेंट फॉर। आप मरीज को किस चीज के लिए असेस करोगे, जब आप अर्ली फेज की बात कर रहे हो, अर्ली फेज, ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ बर्न केयर यू आर असेसिंग द क्लाइंट, असेस द पेशेंट फॉर हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। बड़ा अच्छा सवाल है कि आप किसी बर्न के मरीज में अर्ली फेज में बर्न केयर देना चाह रहे हो तो किस चीज के लिए असेस करोगे मरीज को, अर्ली फेज ऑफ बर्न केयर द नर्स शुड असेस द पेशेंट फॉर हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। जब मरीज बर्न के इनिशियल फेज में, अर्ली फेज में है, तो क्लाइंट है हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया। दो बातें होती है, पोटेशियम ज़्यादा और सोडियम कम। पोटेशियम ज़्यादा को कहते हैं हाइपरकैलेमिया, सोडियम कम को कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया, है कि नहीं? पोटेशियम तो ज़्यादा, सोडियम कम। पोटेशियम ज़्यादा को क्या बोलते हैं, हाइपरकैलेमिया, और सोडियम कम को क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। तो एक होता है आपका हाइपरकैलेमिया, ये तो रहेगा ही रहेगा,
हाइपरकैलेमिया तो रहेगा ही रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। और साथ में हमने बोला हाइपोनेट्रीमिया होता है बर्न के अर्ली पीरियड में, जब मरीज बर्न का मरीज आता है तो अर्ली पीरियड में हाइपरकैलेमिया हाइपोनेट्रीमिया, ये दो कॉमन चीजें वहां पे आपके लिए देखने को मिलेगी। क्या बोले हमने, बर्न के अर्ली फेज में मरीज में क्या देखने को मिलता है, तो जवाब आता है हाइपरकैलेमिया हाइपोनेट्रीमिया। तो हाइपरकैलेमिया एक कंडीशन है, हाइपोनेट्रीमिया एक कंडीशन होती है कि नहीं। और अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइपोनेट्रीमिया होता है और एक हाइपरनेट्रीमिया, तो हाइपर नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। पर हाइपरकैलेमिया एक बड़ा प्रॉब्लम है हाइपोनेट्रीमिया से, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की जगह एसिडोसिस होता है। मेटाबॉलिक का क्या कंडीशन होता है, एसिडोसिस होता है। बर्न इज ए कंडीशन ऑफ रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बर्न में दोनों ही तरह की एसिडोसिस होती है, एक एसिडोसिस रेस्पिरेटरी है और एक एसिडोसिस मेटाबॉलिक है। समझ में आई कहानी। फ्लूइड ऑफ चॉइस होगा रिंगर लैक्टेट बर्न का, है कि नहीं है। क्या बात है भाई, बहुत ही जबरदस्त। कुछ रसगुल्ले तो बहुत ज्यादा सीख गए भाई अभी, हैं। तो जिन्होंने बहुत ज्यादा सीख लिया वो अगरबत्ती लगा दे, और जो अभी तक नहीं सीखे उनको भी जोड़ दें, है कि नहीं है। प्रयागराज की लोकेशन बता देंगे है ना, बता देंगे। प्रयागराज में लोकेशन बता देंगे कहाँ पे होगा आपका टेस्ट सेंटर, कहाँ होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल सुबह 6 बजे की क्लास में बता देंगे सारे तरह की लोकेशन। आ रहे हो ना सुबह 6 बजे, हैं। मैं तो आ रहा हूँ, आप में से कौन कौन आ रहे हैं कल। अच्छा, कल और परसों 2 दिन जो शाम की क्लास है हमारी, जो 4:15 बजे की है, रक्षाबंधन की वजह से शाम की क्लास की छुट्टी रहने की संभावना है लगभग, है ना। सुबह की क्लास जरूर होगी 6 बजे वाली, तो 6 बजे तो आप लोग आ ही रहे मेरे साथ में। शाम वाली क्लास की छुट्टी रहने की पूरी संभावना है, तो आप लोग सुबह वाली क्लास 6 बजे जरूर आए। कल और परसों 2 दिन तो सुबह की क्लास में सभी लोगों को आना है, बिना कोई छुट्टी किए हुए, क्योंकि ये शाम को 4:15 की जगह क्लास सुबह 6 बजे होगी, और सुबह 6 बजे सभी लोग आएंगे और पूरे उत्साह के साथ में आना है। इसमें कोई नागा नहीं होनी चाहिए। नागा मतलब समझते हो, नागा मतलब छुट्टी नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। कल और परसों 2 दिन के लिए शाम की क्लास की जगह सुबह की क्लास में आना है, सुबह 6 बजते ही। ध्यान रह जाएगा, याद रहेगा कि अलार्म लगाऊं तुम लोगों के लिए, है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो आंसर क्या हो गया आपका, हाइपरकैलेमिया हो गया। अगला जो प्रश्न है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन एट। इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहां देंगे, बताओ जल्दी बताओ। मैं तो आ रहा हूं, आप भी आ रहे हो क्या सर जी। बिल्कुल मैं भी आ रहा हूं मैं भी आ रहा हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सभी की लोकेशन बता देंगे, जोधपुर, प्रयागराज, जयपुर और आपका जो है इंदौर, सब जगह की लोकेशन बताएंगे। चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन कल सुबह की क्लास में बताऊंगा लोकेशन चारों जगह की। आप कुछ तो सोच रहे होंगे नहीं कौन से लोकेशन की बात कर रहे हैं। हम बता रहे हैं 3 तारीख को एक टेस्ट होगा, नॉर्थ सेट से पहले प्री नॉर्थ सेट जो हम करवा रहे हैं, और वो ऑफलाइन सेंटर पे होगा। तो सभी लोगों को ऑफलाइन सेंटर पे आना है, और लोकेशन हम आपको बता देंगे। हमारे जो ऑफलाइन सेंटर है, जोधपुर में है, जयपुर में है, दिल्ली में है, सॉरी प्रयागराज में है ना। तो जहाँ जहाँ ऑफलाइन सेंटर पे ये टेस्ट होगा, वहाँ के आपको हम क्या भेजेंगे, एड्रेस बता देंगे, और वहाँ पे आके स्टूडेंट अपना टेस्ट दे सकता है। टेस्ट के अलावा उसको 300 क्वेश्चन की एक फ्री बुकलेट मिलेगा। ऐसा एक बुकलेट मिलेगा, और उस बुकलेट में 300 क्वेश्चन होंगे। ऐसा एक बुकलेट मिलेगा, फ्री बुकलेट, उसमें 300 क्वेश्चन होंगे, 300 क्वेश्चंस का बुकलेट होगा, और वो आपको ऐसे फ्री में दिया जाएगा उस सेंटर पे, है ना। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बच्चा एग्जाम देने आएगा उसको पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो आपको जो लिंक मिला है यहाँ पे, हमारे ऐप पे है, टेलीग्राम में लिंक है, उस लिंक से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ताकि आप आराम से अटेंड कर सको, है कि नहीं। उत्कर्ष को लखनऊ में भी लाया जाए, पक्की बात है। हम तो लखनऊ आ जाएंगे, लेकिन आप लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ क्या बात है, लखनऊ में भी आएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लखनऊ, प्रयागराज, इंदौर, पूरा सब जगह, है ना। अभी तुम यहाँ पे फोकस करो इंट्राडर्मल इंजेक्शन पे।
एक तो कह रहा है सर आपकी शादी में आना है। अरे भाई हमारी शादी में आ जाओगे तुम, हम बुलाएंगे तब आओगे ना। चलो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करेंगे, पर इसके लिए मुझे शादी भी तो करनी पड़ेगी है। हाँ चलो बढ़िया। तो यहाँ पे बिहार में भी लाया जाए, चलो बिहार में ले आएंगे। और बताओ कहाँ लाया जाए? छत्तीसगढ़ में भी लाया जाए, गुजरात में भी लाया जाए, उड़ीसा में भी लाया जाए, कश्मीर में भी लाया जाए। चलो भाई चलो चलो, सब जगह लाएंगे, एक एक करके सभी जगह ले आएंगे, है कि नहीं? पर इतनी जगह आया कौन जाएगा, ये पंगा ये है। आगरा में भी लाया जाए और इंट्राडर्मल इंजेक्शन भी लगाया जाए, पर कौन सी डिग्री पे लगाएं बताओ? इंट्राडर्मल इंजेक्शन कौन सी डिग्री पे लगाए बताओ, जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताओ, अरे लालो कौन सी डिग्री पे लगाएंगे इंट्राडर्मल? 15, 30, 45 और 90। 15, 30, 45, 90। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन 15 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं, ऐसा रसगुल्लों का मानना है और सही मानना है ना। इंट्राडर्मल 30 डिग्री, 45 और 90। तो यहाँ पे आप जो है आईवी इंजेक्शन की बात करते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की बात करते हैं और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की बात करते हैं। आईवी इंजेक्शन की बात करते हैं, सबक्यूटेनियस की बात करते हैं, इंट्रामस्कुलर की बात करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए बनेगा, दैट इज इंट्राडर्मल माय डियर फ्रेंड। मतलब अगर आपका इंट्राडर्मल इंजेक्शन किसी मरीज को आपने लगाना है, कि आपका मरीज जो है उसको इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाना है, तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन की साइट क्या रहेगी हमने आपको बता दिया। क्लियर है? 15 डिग्री का एंगल यहाँ पे रहेगा और ये एंगल एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस और मसल, उसकी कहानी रहती है ना। 3 लेयर है ना, तो एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में जो लगाते हैं इसको इंट्राडर्मल कहते हैं और उसके अंदर ऐसा बल्ज बनेगा जब आप लगाओगे इंट्राडर्मल, है ना। ये अगली लेयर है वो सबक्यूटेनियस लेयर है, जहाँ पे यहाँ पे हम इंजेक्शन लगाते हैं, और मसल लेयर है, हम मसल में लगाते हैं। तो यह मसल लेयर, यह सबक्यूटेनियस लेयर, यह डर्मिस, यह एपिडर्मिस, इनके बीच में लगाते हैं, इसको इंट्राडर्मल कहते हैं। एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में लगाते हैं, इसको हम इंट्राडर्मल के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, या कोई डाउट है? चलिए अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बॉडी बिल्डिंग फूड? कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है? जवाब लिखो सभी लोग, क्या आंसर होना चाहिए? कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है? जल्दी से आंसर लिख लो मेरे लालो। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा नहीं है? सवाल ने क्या बोला है? सवाल ने क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बॉडी बिल्डिंग फूड? मीट, पल्सेज, लेज्यूम, फ्रूट एंड एग्स। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा नहीं है? देखो, मीट प्रोटीन है, पल्सेज प्रोटीन है, एग प्रोटीन है। प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम आता है। प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन होगा उससे बॉडी बिल्डअप होगा। लेकिन फ्रूट्स जो होते हैं ना, इनसे बॉडी बिल्डिंग नहीं होती है। फ्रूट्स से बॉडी बिल्डिंग नहीं होती है, एनर्जी सोर्स होते हैं। तो फ्रूट्स होते हैं, इनसे एनर्जी मिलती है, बाकी सब बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। फ्रूट्स जो है वो क्या देते हैं? एनर्जी। तो फ्रूट्स एनर्जी वाले सोर्स होते हैं। अगला प्रश्न है, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स कंट्रीज विल हाई HDI आर कैटेगराइज एज। HDI के अनुसार, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स के अनुसार, जिस कंट्री का HDI हाई है, ज्यादा है, वो कंट्री किस में आएंगे? डेवलपिंग, डेवलप्ड, लीस्ट डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड। HDI जो होता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स, इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर कौन सी कंट्री जो है हाई HDI वाली कैटेगरी में आएगी? ऑन द बेसिस ऑफ HDI कौन सी कंट्री जो है हाई HDI की कैटेगरी में आएगी? तो जो कंट्री हाई HDI की कैटेगरी में आएगी उसको हम डेवलप्ड कंट्री के नाम से जानते हैं। कौन सी कंट्री के नाम से जानते हैं? डेवलप्ड कंट्री के नाम से जानते हैं। उसको हम डेवलपिंग कंट्री के नाम से नहीं जानते। डेवलपिंग कंट्री वो होती है जिसका लीस्ट HDI आता है, कम आता है।
जिसका कम आएगा वो डेवलपिंग कंट्री है, जिसका मोर HDI आएगा वो डेवलप्ड कंट्री है। मोर HDI या हाई HDI डेवलप्ड कंट्री के नाम से जानते हैं, और जिसका कम आएगा वो डेवलपिंग कंट्री के नाम से जानते हैं। दैट इज टू बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। समझ में आया या एनी डाउट? नो डाउट। चलिए अगला प्रश्न, ये एक जबरदस्त प्रश्न है, आप लोगों के लिए चैलेंजिंग टास्क है। वैसे तो आप इसको कर ही दोगे क्योंकि हमने तेजाराम को कई बार आपको पढ़ाया है कि नहीं है? हाँ, गोरखपुर में आ जाएंगे। अभी आप इस पे फोकस करो कि हम ये आपको बताना चाहते हैं। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? मैच लिस्ट वन। अरे डेवलपिंग और डेवलप कंट्री में पाकिस्तान का नंबर क्यों लगेगा? वो पाकिस्तान तो भाई साहब, हाँ, उसका मामला काफी गंभीर है। हाँ, अभी आपको यहाँ पे बताया कि फर्स्ट एंड सेकंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन। रेटिनॉल, टोकोफेरोल, नियासिन, एस्कॉर्बिक एसिड। पेलेग्रा, मल्टीपल ब्लीडिंग, मस्कुलर वीकनेस और किरेटो मलेशिया। आपको मैच करना है, एक को फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। बताओ, मैच कर दो। मैच क्या करोगे? मैच करोगे। मैच करो, मैच। देखते हैं कौन मैच करता है सबसे पहले। देखो, रेटिनॉल जो है ना, रेटिनॉल, यह विटामिन ए, इसकी कमी हो जाए तो किरेटो मलेशिया हो जाएगा। टोकोफेरोल है विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से मस्कुलर वीकनेस हो जाती है। नियासिन है, पेलेग्रा हो जाएगा, पेलेग्रा। और विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड, गम ब्लीडिंग हो जाएगी, मल्टीपल ब्लीडिंग हो जाएगी। तो मिलान कैसे किया कि पहले का चौथा, पहले को चौथा एक में ही है, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, चौथे का दूसरा। एग्जैक्टली 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 यही डाटा बना है। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, चौथे का दूसरा। तो ये जो ऑप्शन ए है ये यहाँ पे करेक्ट जाएगा। ऑप्शन ए ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। बी, सी और डी तीनों ही गलत है। समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं ना? पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा, है ना? तो यहां पे करेक्ट आंसर डी है, ए है। बी, सी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। अब समझ में आ गया सबको या कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। और लगभग सभी रसगुल्लों ने ठीक लिखा है, कुछ को छोड़ के। टोकोफेरोल जो होता है ना, वो विटामिन ई होता है और उसकी कमी से मस्कुलर वीकनेस आता है। टोकोफेरोल विटामिन ई होता है और उसकी कमी से मसल वीक हो जाती है। ये हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, विटामिन ई की कमी से मस्कुलर वीकनेस होती है। और विटामिन ई की कमी मतलब टोकोफेरोल, इट इज द विटामिन ई, एंड उसकी कमी से मस्कुलर वीकनेस। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। ओके, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखिएगा। When performing CPR on an adult, how deep should the chest compression be? एडल्ट में जब CPR देते हैं तो चेस्ट का कंप्रेशन कितना डीप होना चाहिए? बताओ, अगर आप एडल्ट में CPR देते हैं, चेस्ट कंप्रेशन कितना डीप में होना चाहिए एडल्ट CPR में? CPR में चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ 1/2 इंच, 2 इंच, 5 इंच और 3 इंच। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। एडल्ट में जब CPR देते हैं तो चेस्ट कंप्रेशन की डेप्थ क्या होनी चाहिए? सभी को अपना जवाब देना है। और आपका जवाब कहाँ होना चाहिए प्यारे दोस्तों? आपका जवाब बड़े उत्साहित मन के साथ में होना चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए, वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में आपका जवाब रहना चाहिए। आज के इस सेशन को हम यहीं पे विराम देने वाले हैं। मैंने बता दिया, कल और परसों 2 दिन का जो सेशन शाम का 4:15 का होता है वो सुबह 6 बजे होगा।
तो सुबह 6 बजे के सेशन में आप लोग जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। सभी को आना है सुबह 6 बजे के सेशन में, बड़े उत्साहित मन के साथ में आना है, क्योंकि सेशन बड़ा ही धमाकेदार होगा। और सुबह सुबह मॉर्निंग में अगर आप बहुत अच्छा एक बार पूरे उत्साह से पढ़ लोगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिवीजन अर्ली मॉर्निंग में हम करेंगे 6 बजे वाली क्लास में। तो कल और परसों 2 दिन तो कितने बजे पढ़ना है? सुबह 6 बजे, और 1 तारीख से एज यूजुअल रहेगा। लेकिन कल और परसों 30-31 को रक्षाबंधन की वजह से सभी सेंटर बंद रहते हैं, तो एक क्लास आपके लिए हम जरूर करेंगे, है ना। वैसे तो सब जगह हमारे छुट्टी रहेगा, ऑफलाइन बैचेज की छुट्टी रहेगा, यूट्यूब की लगभग सभी क्लासेज नहीं रहेगी, लेकिन मॉर्निंग में सुबह 6 बजे जो है वो आपका एक बेहतरीन सेशन हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को पूरे उत्साहित मन के साथ में सुबह 6 बजे आना है। और कौन आएगा मेरे साथ बताओ? मैं तो आ रहा हूं, आप आ रहे हो क्या? राहुल कुमार, क्या बात है। ये होता है उत्साह, ये होता है एक जुनून पढ़ने का, और ये संकल्पित मन है। और मैं ये बात बताता हूं कि ये संकल्पित मन कभी भी असफल नहीं हो सकता, ये हमेशा सफलता के ही झंडे गाड़ेगा। तो आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। जाने से पहले एक बेहतरीन लाइन, ईश्वर का दिया कभी, अरे गाना इंस्टाग्राम पे सुनाऊंगा, मैं हमेशा कहता रहता हूं ना, गाना सुनने के लिए राजू सर नरसिंह वाला के पास आना। हमेशा एक लाइन याद रखना, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं दोबारा कल सुबह 6 बजे। मैं तो आ रहा हूं, क्या आप आ रहे हैं? ठीक 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।